मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा आ गया है, मैं किस तरह पुर्तगाल में आर्टिकल 92 का प्रोसेस कर सकता हूँ? मुझे अपने होम कंट्री से कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे? हमारे 2 क्लाइंट्स को आर्टिकल 92 की अपॉइंटमेंट कितने टाइम बाद की मिली है? इन मिस्टेक्स को अगर आप करेंगे तो आर्टिकल 92 का प्रोसेस तो हो जाएगा लेकिन आपको कार्ड नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज़। मेरा नाम है दानिश कमर। आज की वीडियो सिर्फ आर्टिकल 92 के बारे में होने वाली है और वो लोग खास तौर पे जो इंडिया, पाकिस्तान या अपनी होम कंट्री से पुर्तगाल आने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये मैंने उनको ज़हन में रखते हुए बनाई है। सबसे पहले मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं कि सर हमारे पास वीज़ा आ गया है, अब हमें क्या-क्या चीज़ें लेके आनी होंगी होम कंट्री यानी इंडिया, पाकिस्तान से। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था जो कि आपको यहाँ क्लिक करके मिल जाएगी, मैं आप लोगों को दोबारा से थोड़ा-सा बता देता हूँ। जब आप पुर्तगाल आ रहे होंगे तो आपके पास एक तो वैलिड वीज़ा होना चाहिए, उसके बाद आपके पास बोर्डिंग पास यानी टिकट होनी चाहिए, उसके बाद आप अपने होम कंट्री से अपना पीसीसी लेके आएँगे और आजकल के सिनेरियो में सेफ साइड कोशिश करें कि जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो भी आपने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है, बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, उसकी डिग्री को आप वहाँ से अपोस्टाइल या अटेस्ट करवा के लेकर आ जाएँ, जिसकी यहाँ पे एट द एंड ज़रूरत पड़ने वाली है। सवाल ये पैदा होता है कि मेरे पास अगर वीज़ा है और मैं पुर्तगाल आ गया, अब मुझे क्या करना है? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो स्टेप्स बताऊँगा जिसको फॉलो करते हुए आप भी अपना आर्टिकल 92 का प्रोसेस खुद से कर सकते हैं। जैसे कि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर ने किया है और जिन्होंने मुझे कमेंट्स करके थैंक्स कहा है कि आपकी वीडियो को देखते हुए हमने अपना आर्टिकल 92 का प्रोसेस खुद से किया और जिसमें हमारे बहुत से पैसे सेव हो गए। तो सबसे पहले जब आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स आते हैं और आप पुर्तगाल आ जाते हैं, यहाँ आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं जिसमें निफ होता है और एक एसएनएस नंबर होता है। उसके बाद आपको जाना होता है इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट्स के नाम मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा। इन इंस्टीट्यूट्स के अलावा भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप जाके अपना आर्टिकल 92 का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि आप जिस भी एजेंट या कंसल्टेंट के साथ ये काम करने जा रहे हैं, वो कभी भी आपको इंस्टीट्यूट के नाम नहीं बताएँगे। वो आपको यही कहेंगे कि आप हमारे पास आ जाएँ, आप इतने पैसे दें, हम आपकी पहले इक्विवेलेंसी चेक करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, उसके बाद हम आपका एडमिशन करवाएँगे, लेकिन हम आपको नाम नहीं बताएँगे। ये वही चीज़ है कि आप बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई थर्ड पार्टी कहे कि मैं आपको गाड़ी दिलवा दूँगा, पर मैं ये नहीं बताऊँगा कि वो गाड़ी मिलेगी कहाँ से, लेकिन आपने चलना मेरे साथ है। तो इन इंस्टीट्यूट्स के अलावा भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जिसको आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि वो इंस्टीट्यूट डीजीआरईटी जो इनका डिपार्टमेंट है, उससे रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए। अगर वो इंस्टीट्यूट इस डिपार्टमेंट से रिकॉग्नाइज़ नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी क्योंकि बहुत से यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए हैं, प्राइवेटली लोगों ने किए हैं, जो इन डिपार्टमेंट्स के साथ रिकॉग्नाइज़ नहीं है और आप ये समझते हैं कि आपका एडमिशन हो गया और मेरे पास बहुत से ऐसे केसेज़ आते हैं कि हमें किसी एजेंट ने करवा दिया था। उसने कहा कि 3 महीने का कोर्स है और अब वो हमें रिप्लाई नहीं दे रहा, क्योंकि 3 महीने के कोर्स में आपको वैसे भी आर्टिकल 92 का कार्ड मिलेगा नहीं। एट लीस्ट आपके पास 1 से डेढ़ साल का कोर्स होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप आजकल के सिनेरियो में आर्टिकल 92 अप्लाई करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जब आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आपने आईएमए को ईमेल्स करनी होती हैं। ईमेल में ये लिखना होता है कि मुझे आर्टिकल 92 की अपॉइंटमेंट चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ें सब अपनी पूरी कर ली हैं और मैं एज़ पर लॉ इसके लिए एलिजिबल हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो ईमेल का ड्राफ्ट दे दूँगा, जिसके ज़रिए आपने आईएमए को ईमेल करनी होती है जिराल वाली आईडी पे और आपने अपनी अटैचमेंट उसके साथ अटैच करनी होती है, जिसमें आपका पासपोर्ट, आपका निब, आपका इंस्टीट्यूट का एडमिशन, इंस्टीट्यूट की डिक्लेरेशन और एक ड्राफ्ट बना के आपने सेंड करना होता है आईएमए को। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, तो उसके 10 टू 15 वर्किंग डेज़ के बाद आप कोर्ट केस फाइल करते हैं और उसके लिए आप पुर्तगाल में किसी भी लॉयर के पास जा सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि वो लॉयर ऐसा हो जिसको आपकी बात समझ में आ रही है, यानी एट लीस्ट उसको इंग्लिश आती हो और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करे और थर्ड जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने किसी भी लॉयर को पूरे पैसे नहीं देने, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगीज़ लॉयर हो या देसी एडवोकेट हो, जब भी उसने आपसे फुल फी ले ली, तो फिर वो आपको रिप्लाई उस तरीके से नहीं कर रहा होगा क्योंकि उसका मकसद अब आपसे पूरा हो चुका होगा। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जिस भी लॉयर से केस करवाएँ, उसको आपने पूरी फीस नहीं देनी है, एट लीस्ट हाफ फी दें या हाफ से कुछ ज़्यादा फीस दे दें, लेकिन एक मेजर अमाउंट आपने रोकनी है, जो कि आपने उसको तब देनी है जब आपका आर्टिकल 92 की ईमेल आ जाएगी। तो जैसे हमारे 2 क्लाइंट्स ने हमसे कॉन्टैक्ट किया था और अपना केस प्रोसेस करवाया था, इनको जो कि डेट्स मिली हैं वो नेक्स्ट ईयर मार्च और अप्रैल की हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, जो भी ये कहते हैं कि 600 यूरो लगते हैं और 3 महीने में कार्ड आ जाता है, उनसे कहें कि प्लीज़ आप इसको लिख के दे दें, ताकि जब कल को आपका 3 महीने में कार्ड नहीं आएगा, तो फिर हम उसको क्लेम कर सकें। तो इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ नहीं होती है, जबकि इन्होंने अपना केस प्रोसेस करवाया था जून और जुलाई में। तो इस तरह की कोई भी चीज़ अभी तक मैंने नहीं देखी है। हाँ, लक यहाँ पे चलती है, किसी का कार्ड 1 महीने में भी आ सकता है, किसी का कार्ड 1 साल में भी नहीं आ सकता है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप उसको कह दें कि 3 महीने में ये वाली कोर्ट है जो कि हम करवा देंगे और इसके ज़रिए आपको कार्ड यहाँ पे मिल सकता है।
लक किसी के भी साथ एक्सेप्शनल केस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप आर्टिकल 92 का प्रोसेस खुद से कर सकते हैं। पुर्तगाल में आजकल के सिनेरियो में जहाँ की बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, कुछ उन लोगों को भी कंट्री आउट मिल रहे हैं जिन्होंने आर्टिकल 92 में अप्लाई किया हुआ है और वो कोर्ट केस करके बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी जब वो कहीं चेक हो रहे हैं, जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, जो कि 2 दिन पहले संतराम में चेक हुए हैं, उनको जीएनआर ने कंट्री आउट का लेटर दिया है और इस चीज़ को आप पुर्तगाल में अवॉइड इस तरह कर सकते हैं कि एक तो आप कोशिश करें कि जब तक कि आपके पास आईएमए की ईमेल नहीं आ जाती, यानी इस तरह की ईमेल नहीं आ जाती आईएमए की तरफ से, तो आपने थोड़ा-सा मोहतात रहना है पुर्तगाल में। आपने यूज़लेस बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे नहीं जाना, जहाँ के पुलिस की रेड्स होती हैं, तो आपने इन जगहों को अवॉइड करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको कंट्री आउट का नोटिस इस तरीके का मिल जाता है, तो फिर वो आप अपने लॉयर के ज़रिए जिसके ज़रिए आपने कोर्ट केस फाइल किया था, इसको चैलेंज करवा सकते हैं। तो आजकल के सिनेरियो में आर्टिकल 92 यहाँ काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है और रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आती जा रही हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूँगा कि आर्टिकल 92 की अपॉइंटमेंट आने के बाद कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आईएमए में लेके जाने होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो पुर्तगाल में आर्टिकल 92 का प्रोसेस अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं और वो सोच रहे हैं कि हम किस तरह से ये सारा काम खुद से कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।